35 साल का आपका करियर रहा सर हिमाचल में बीइंग आईएएस ऑफिसर। जो राजनीतिक और जो नौकरशाही अफसरशाही कहते हैं, इन दोनों का अपना अपना रोल है आज की डेट में रोल सर। वैसे मैं तो पूरे हिमाचल की रग रग से वाकिफ हूँ। कुछ सालों से प्रदेश की अगर मैं कहूँ कि रग मार के रख दी गई है। कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो कई बार दुख देती हैं। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब होगा कि हम समस्या के जड़ तक नहीं जा रहे, मूल समस्या नहीं समझ रहे। 4 लेन बनाते समय हम थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी जो है संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते। पहले देखिए पीडब्ल्यूडी में एक बहुत सशक्त विंग होता था, हॉर्टिकल्चर विंग। ये पीडब्ल्यूडी का विंग भी रहा। पीडब्ल्यूडी का विंग होता था। बहुत बड़ी बात सामने आई, कहाँ पे है वो हॉर्टिकल्चर विंग? इसके लिए आपको जमीनी स्तर पे क्या लगता है सर कि कहाँ पे चूक हुई? नेताशाही ने ठीक ढंग से इस सिस्टम को नहीं समझा या फिर नौकरशाही ने इस सिस्टम को नहीं समझा? चाहे आपका चैनल है, बुरा मत मानिएगा, चाहे दूसरे चैनल है, अखबारें पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, 90% से अधिक खबरें जो है वो राजनीतिक होती हैं। ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना बेरोजगारी की बात होती है, ना शिक्षा के गिरते स्तर की बात होती है, ना हमारे युवाओं का क्या भविष्य होगा उसकी बात होती है। क्या शुरू से ही हिमाचल ऐसा ही चल रहा था या अब कुछ सालों से ये जो समस्या है ये यहाँ पे आई है? हमारे पास दिमाग तो बहुत तेज है, कहीं हम दिल से नहीं सोच रहे। ऑफिसर्स को गाड़ियां निकालने वाले बड़े होते हैं, पूछने वाला कोई भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो प्रचलन एक नया शुरू हुआ कि एक्सटेंशन दे दो, ये तो एक्सटेंशन लेने और देने वाले दोनों को सोचना है। और अब तो आपके आईएएस लॉबी में तो यहाँ तक आ गया है कि अब रेरा का चेयरमैन कौन बनेगा। एक मिनट मैं समाप्त कर दूं। मैं आप जो मेरे से मुंह से कहलवाना चाहते हैं, खुशी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। चूज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब जैसा राजा वैसा रंग। हिमाचल में जो रोजगार की स्थिति है अभी, आपको क्या लगता है सर कि चूक कहाँ पे हो रही है? एजुकेशन वाले सिस्टम पे हो रही है या फिर फेलियर जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली है, ब्यूरोक्रेटिक है, टेक्नोक्रेटिक है या फिर दूसरे जो नेताओं का है? सबसे पहला मैसेज तो है कि सरकार पे निर्भरता छोड़ दो। वाह सर। बच्चों को हम ये क्लर्की से ऊपर, पटवारी की नौकरी है, इससे ऊपर उभारें, इससे ऊपर उभारें। देखिए एक दौर हुआ करता था, आप भी दिल्ली में उन दिनों अपॉइंटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हिमाचल के जब ये लीडर्स जाया करते थे तो जो अपने कैडर के लोग होते थे उनसे मिला करते थे, उनसे मदद लिया करते थे। आज की डेट में ये कल्चर है सर, ये कटोरा जो कल्चर है सर, यहाँ पे नालायकी किसकी है? एक चीज़ तो सामने आ गई कि जो एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यदि प्रदेश का विभाग का सचिव जाके प्रेजेंट करे तो लगभग 100% मान लीजिए कि स्कीम सैंक्शन हो जाएगी। मतलब 5-5 साल की टर्म, जिंदगियों की टर्म खराब कर दी सर यहाँ पर, क्योंकि अब यूथ तो अपने उस पे आ गया, क्योंकि इन दोनों ने अपने रंग दिखाए हैं, बीजेपी ने भी दिखाए, कांग्रेस ने भी दिखाया। लोगों के सामने जो विकल्प होगा वो उसी को चुनेंगे। बीजेपी और कांग्रेस तीसरा विकल्प नहीं है। तत्कालीन जो है ना स्वास्थ्य मंत्री का था कि जो डॉक्टर बाहर एमडी या एमएस करने जा रहे हैं उनको पहले बॉन्ड का सारा पैसा भरना पड़ेगा तभी जाने देंगे। मैंने कहा ये तो उल्टा होना चाहिए, प्रदेश सरकार उनको इनकरेज करके भेजेगी। सर अब इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको ओएनएम के तहत बेचने की तैयारी हो गई है और साथ में इसी सरकार ने आपसे रिक्वेस्ट करी थी और आपने ना उनसे पैसा लिया था, ना आपने किसी तरह की कोई सुविधा ली थी। आपने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी थी कि टूरिज्म को जो सीधी करनी है इसकी कमर, तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिए। और बात हम स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया तरुण श्रीधर बहुत बार जिक्र करता हूँ और आज सौभाग्यवश इनसे मुलाकात भी हो गई। और बहुत सारे तमाम ऑफिसर्स जो है हिमाचल जिन्होंने सहेजा भी, संभाला भी, बनाया भी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि नेताओं का जो रोल रहता है उसमें ये कहा जाता है कि ये बिगाड़ने वाले हैं, और कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनके हिस्से में होता है कि इन्होंने हिमाचल को बनाया था। खैर मूलतः तरुण श्रीधर जी हिमाचल के हैं, करसोग से इनका सीधा नाता रहा है और प्रदेश की पूरी जनता के साथ इनका भी। और भाभी जी जो मिसिज हैं मनीषा श्रीधर, वो भी आईएएस ऑफिसर रही हैं। तो खैर सीधा मुद्दे की बात पे जाता हूँ। भाई साहब स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद उदय। पर इससे पहले मैं थोड़े तथ्य ठीक कर दूं। हाँ। मेरा जन्म शिमला में हुआ था। हाँ। करसोग में केवल मैंने एक बगीचा स्थापित किया है और वहाँ घर बनाया है। तो मेरा मूलतः निवास जो है वो शिमला है। हाँ। ये खुशी की बात है सर कि शिमला है, तो शिमला की रग रग से आप वाकिफ भी रहे हैं। पूरे 35 साल का आपका करियर रहा सर हिमाचल में बीइंग आईएएस ऑफिसर। वैसे मैं तो पूरे हिमाचल की रग रग से वाकिफ हूँ।
कई ज़िलों में मैंने काम किया है और मेरे ख्याल में हिमाचल के हर कोने में घूमा हूँ। सिर्फ घूमा ऐसे पर्यटक की दृष्टि से नहीं घूमा, मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और आज भी घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हिमाचल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर फिर भी काफ़ी हद तक हिमाचल की क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ की संस्कृति है, क्या यहाँ का सामाजिक परिवेश है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। और दूसरी बात जो आपने कही कि नेता बिगाड़ते हैं और अफसर संवारते हैं, इससे मैं पहले ही असहमति प्रकट कर दूं। उसकी वजह जो हमारा प्रजातंत्र है, इसमें जो राजनीतिक और जो नौकरशाही या अफसरशाही कहते हैं, इन दोनों का अपना अपना रोल है आज की डेट में रोल। सर देखिए, पहले मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, इन दोनों का अपना रोल है और इस रोल में यदि दोनों संतुलन बना के रखेंगे तो प्रदेश का भी विकास होगा और शासन जो है बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलेगा। दिक्कत तब होती है जब इसमें संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। अफसरशाही जो है वो राजनीतिक रोल प्ले करने की कोशिश करती है और राजनीतिक कोशिश करते हैं कि अफसरशाही की जो शक्तियां हैं वो अपने आप ले लें। जब ये संतुलन बिगड़ता है तभी कहीं ना कहीं शासन की व्यवस्था जो है वो थोड़ी बहुत चरमरा जाती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कहा कि मैं प्रदेश की रग रग से वाकिफ हूँ। आजकल प्रदेश की रग क्या बोल रही है, मैं थोड़ा सा सामान्य भाषा में ही चलूंगा सर। कुछ सालों से प्रदेश की अगर मैं कहूँ कि रग मार के रख दी गई है, तो इसमें मेरी ये मानना है सर। तुम्हारे जैसा शब्दों का खेल तो मुझे आता नहीं है। देखिए, नथिंग इज, कहते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है, श्वेत शाम कुछ नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें कलर्स होते हैं। कहते हैं टिंज ऑफ ग्रे होता है। प्रदेश में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो कई बार दुख देती हैं। तो आई विल नॉट मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट कि प्रदेश की रग खराब है या प्रदेश की रग अच्छी है। प्रदेश भी जैसे सामान्य जीवन में होता है अपने उतार चढ़ाव से चल रहा है। आजकल तो बिल्कुल वर्तमान की बात करें तो आजकल तो हम प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। अब मुझे प्राकृतिक आपदा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूँ और मैंने इस बारे में कई बार लिखा भी है कि इससे प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब होगा कि हम समस्या के जड़ तक नहीं जा रहे, मूल समस्या नहीं समझ रहे। ये जो आज प्रदेश पे आपदा ही है, ये काफ़ी हद तक जो हमारे कृत्य हैं, जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जो हमने अपने लालच के चलते हुए प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, या हमने जो डेवलपमेंट मॉडल बनाया है जिसको मैं कहता हूँ कि कंक्रीटाइजेशन ऑफ द स्टेट, हमने जो हिमालय पे बड़े भव्य कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं और बिल्कुल बेरहमी से जो पहाड़ों के साथ हमने बर्ताव किया है, ये काफ़ी हद तक उसका भी कारण है। वो कहते हैं ना, जो न्यूटन का सिद्धांत है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो हमारे एक्शन है उस पर ये प्रकृति का रिएक्शन आ रहा है। इस समय तो सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के पास यही है। बाकी दूसरी जो प्रदेश मैं समझता हूँ कि प्रदेश के पास समस्या है कि हमें थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम इस प्रदेश में विकास के किस मॉडल को अपनाएंगे और हम किस प्रकार से अपनी प्रकृति को सहेज कर प्रदेश का विकास करेंगे और यहाँ की जनता की भी भलाई करेंगे। सर, हालिया पर जो आप प्राकृतिक आपदा का नाम तो हम दे देते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके लिए आपको ज़मीनी स्तर पे क्या लगता है सर कि कहाँ पे चूक हुई? नेताशाही ने ठीक ढंग से इस सिस्टम को नहीं समझा या फिर नौकरशाही ने इस सिस्टम को नहीं समझा? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि चूक हम सबसे हुई है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बिल्कुल। आज अखबारों में पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। हम भी डिमांड करते हैं कि यहाँ हमारे सड़क बने, हम भी डिमांड करते हैं कि यहाँ सड़क बने, 4 लेन बने, हम भी कहते हैं यहाँ हमारे तहसील बने, एसडीएम कार्यालय बने, फिर बोलते हैं यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट बने, यहाँ मार्केट डेवलप हो। हमने भी जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो इस प्रकार की बना दी हैं कि कुछ ना कुछ निर्माण कार्य निरंतर चलता रहे। अब ये निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है, कुछ ये कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट हो जाती है, बिल्कुल। कुछ जो है हम जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको शायद मैनिपुलेट करके इस ओर मोड़ लेते हैं कि मांग ही इस किस्म की हो। आज आप, चाहे आपका चैनल है, बुरा मत मानिएगा, चाहे दूसरे चैनल है, अखबारें पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, 90% से अधिक खबरें जो है वो राजनीतिक होती हैं। बिल्कुल होती हैं। पीछे मैंने लिखा भी था कि जब तक ये प्राकृतिक आपदा नहीं आई, हर रोज़ अखबारों में कम से कम एक पेज तो इसी पे लगा होता था कि भाजपा अपना प्रधान नहीं चुन रही, कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं चुन रही, कौन अध्यक्ष होगा, ये होगा वो होगा, आज उसका पलड़ा भारी है, वो दिल्ली गया, शीर्ष नेताओं से मिला, इसका मतलब है ये होगा। इसी स्पेकुलेशन पे लगे हुए हैं।
ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना बेरोजगारी की बात होती है, ना शिक्षा के गिरते स्तर की बात होती है, ना हमारे युवाओं का क्या भविष्य होगा उसकी बात होती है। अगर होती है तो बहुत लिप सर्विस होती है, अधिकतर समय जो है हम राजनीतिक बहसबाजी में निकाल देते हैं। तो ये एक परिपक्व समाज की निशानी नहीं है। बिल्कुल सही बात करी ही। और जो लिप सर्विस की बात करी, उसमें उस सर्विस का प्रोवाइडर मैं भी हूँ, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हकीकत कही सर ने कि ये तमाम चीज़ें जो हैं लिप सर्विस प्रोवाइडर हमें हर जगह मिल जाएंगे। जो जमा जुबानी और जो होंठ हिलाने हैं, जो बकवास करना, उसी तरीके से रहता हूँ। शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन सर, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सिस्टम में क्या शुरू से ही हिमाचल ऐसा ही चल रहा था, या अब कुछ सालों से ये जो समस्या है ये यहाँ पे आई है? ये मैं समझता हूँ कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है। जब हम नौकरी हमने प्रारंभ की थी, शायद हमें इतनी परिपक्वता नहीं थी, हम इन चीज़ों को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। और लोगों की बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती थी, बहुत इतने महत्वाकांक्षी हमारे लोग नहीं थे। और ये मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, अच्छी सेंस में बोल रहा हूँ। बाय एंड लार्ज जो है लोग अपनी ज़िंदगी जीवन से संतुष्ट से, ईमानदारी के साथ, एक भोलेपन के साथ, एक इनोसेंस के साथ अपना काम करते रहते थे। ये जब हमने इनको सब्ज़ बाग दिखाने शुरू किए ना, और एक अगेन ऐसे कि एक जो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल लेकर आए, इसने काफ़ी हद तक जो है ना हमारी ये सोच जो है इसमें ये परिवर्तन किया, और जिसका हम खामियाजा जो है आज भुगत रहे हैं। अब देखिए, सड़कें चाहिए हमें, अवश्य चाहिए। अब आजकल डिबेट चल रही है, कई लोग बोल रहे हैं कि हमें 4 लेन चाहिए, नहीं 4 लेन ने बर्बाद किया, ये कर दिया। देखिए, कई स्थानों पर 4 लेन से बहुत लाभ हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है। पर क्या 4 लेन बनाते समय हम थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी जो है संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते? बिल्कुल। कि भी जहाँ हम 4 लेन बना रहे हैं, हम किसी पहाड़ को काट के प्रकृति से छेड़छाड़ करके बना रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसकी देखभाल भी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। पहले देखिए, PWD में एक बहुत सशक्त विंग होता था, हॉर्टिकल्चर विंग। ये पीडब्ल्यूडी का विंग भी रहा है। PWD का विंग होता था एक हॉर्टिकल्चर विंग। ये हॉर्टिकल्चर विंग जहाँ भी सड़क बनती थी, साथ के साथ हॉर्टिकल्चर विंग वहाँ ट्री प्लांटेशन करता था। मुझे नहीं समझ आया कि समय के साथ ये लुप्त हो गया या सुप्त अवस्था में चला गया, या इसका हमने महत्व खो दिया। सड़क बनती थी, साथ के साथ ही सड़क के दोनों ओर और पहाड़ों पे पौधारोपण होता था। ये वन विभाग नहीं, PWD का हॉर्टिकल्चर विंग जो है वो करता था। अब ये चीज़ें हमने छोड़ दी। बहुत बड़ी बात सामने आई, कहाँ पे है वो हॉर्टिकल्चर विंग, और जो असल में दूसरे हॉर्टिकल्चर वाले हैं उस विंग के अगर मैं कहूँ कि क्या रोल है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सवाल दर सवाल उठ रहे हैं, और बड़ी बात ये भी है कि एक जो सोच होती है, शायद यही वजह है, शायद का 100% यही वजह होगी कि जो श्रीधर जी का परिवार है वो अकेला इनके बीवी बच्चे नहीं है, पूरा प्रदेश इन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। और कई तो ऐसे भी हैं जो इन्हें, अगर मैं ये कहूँ कि भगवान की तरह पूछते हैं तो गलत नहीं होगा। ये तो ज़्यादा कह दिया। नहीं, मैं ग्राउंड पे देखता हूँ सर कि ऑफिसर्स को गाड़ियाँ निकालने वाले बड़े होते हैं, पूजने वाला कोई भी नहीं मिलता। ये भी एक हकीकत है। जिस तरह से अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बात करी, तो यहाँ पर जो प्रचलन एक नया शुरू हुआ कि एक्सटेंशन दे दो, मैं उस दौर का भी गवाह हूँ सर कि जब आप दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से वापस आए थे, और हर दूसरे दिन, हालांकि आप सरकार के पसंदीदा ऑफिसर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, जब कभी भी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स निकलते तो पहले तरुण श्रीधर जी का नाम होता था, फिर 2 घंटे के बाद वो दोबारा रिवाइव होते थे, हम तब तक ऑर्डर्स नहीं छापते थे। तो ये चीज़ें चलेंगी कब तक? ये एक्सटेंशन का कल्चर जो है ये कब तक चलेगा? अब ये तो एक्सटेंशन लेने और देने वाले दोनों को सोचना है। देखिए, एक्सटेंशन अगर आप लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कुछ हद तक आप अपना आत्मसम्मान और जो आपने अपने जीवन काल में, सर्विस काल में जो पाया है, कुछ ना कुछ अंश उसका आप खो देते हैं। एक्सटेंशन जो है, देखिए, सर्विस नियमों में प्रावधान तो है, पर ये बहुत असामान्य स्थिति में होता है। असामान्य स्थिति किस तरह की मानी जाए सर? असामान्य स्थिति होती है, जैसे कई बार होता है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव की घोषणा के बीच में ही जो अधिकारी चुनाव से जुड़े हुए हैं उसकी रिटायरमेंट हो गई, तो चुनाव आयोग स्वयं कहता है कि जब तक चुनाव समाप्त नहीं होते इस अधिकारी को जबरन रिटायर ना किया जाए। या पहले स्कूल के अध्यापकों का था, हाँ जी, कि भाई अगर मिड सीजन में या एग्जाम के टाइम उसकी रिटायरमेंट हो रही है तो एकेडमिक सेशन तक उसको रख लिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा
ना पहुंचे, या इसके प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो जो आपदा से जुड़े हुए लोग हैं। पर अब होता क्या है कि हम एक और तो एक्सटेंशन देते हैं, दूसरी ओर जो आपदा से जुड़े लोग होते हैं वो काम करते हैं, उनके स्थानांतरण भी करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो एक्सटेंशन दी जा रही है, जो एक्सटेंशन ले रहा है, ये कहीं एक्सटेंशन देने और लेने वाले में कुछ परस्पर उनका कोई निजी इंटरेस्ट है, निजी स्वार्थ है, जिस कारण ये किया जा रहा है। पर सर अब तो ये है कि एक सरकार रिटायर होकर 5 साल के बाद चली जाती है, दूसरी आती है और जो रिटायर अधिकारी होता है उसको फिर 3 साल की एक्सटेंशन, 2 साल की एक्सटेंशन, और अब तो आपके आईएएस लॉबी में तो यहाँ तक आ गया है कि अब रेरा का चेयरमैन कौन बनेगा, बीच में कोर्ट को इंटरफेयर करने पड़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हम लोग आईएएस, आप उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, कि गुलाम जो बनाए जा रहे हैं ये चंद लोगों की वजह से, जो इतना प्रेस्टिजियस एक प्रोफेशन है उसके ऊपर एक तो मैं थोड़ा पहले लार्जर क्वेश्चन पे जाता हूँ, क्योंकि आईएएस जो है ये देश की एक सबसे प्रीमियर सर्विस है। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी कुछ गलत होता है, कुछ होता है, तो जो है कहते हैं ना, आईएएस बिकम्स अ व्हिपिंग बॉय, कि भाई सीधे उनका कि आईएएस ऑफिसर है ये तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। देखिए, समाज में जहाँ हर वर्ग में जहाँ कोई बहुत बेहतरीन लोग हैं, कुछ मध्यम दर्जे के भी हैं, कुछ निम्न दर्जे के भी हैं, हिमाचल में तो आईएएस भी उसी श्रेणी में आता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पद तो ऐसे, देखिए चाहे रेरा का चेयरमैन है या कोई ऐसे संवैधानिक या वैधानिक पद है, आपने ये देखना है कि उसकी नियमावली क्या कहती है। उसकी एक मिनट मैं समाप्त कर दूं, मैं आप जो मेरे से मुंह से कहलवाना चाहते हैं मैं कुछ नहीं कहलाना चाहता, जो जनता के सवाल है नहीं, तो जनता तो समझती है कि अगर जो आदमी एक्सटेंशन ले रहा है या किसी पद के पीछे दौड़ रहा है उसका कोई निजी स्वार्थ है। ये तो जनता की सोच बिल्कुल ठीक है, जनता की सोच बिल्कुल गलत नहीं है। और ये आईएएस वालों को हमें खुद आत्मचिंतन करके ये देखना है कि जनता हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। यदि जनता हमारे बारे में ऐसा सोच रही है तो कहीं ना कहीं दोष हमारे अंदर है। देखिए, ऐसा है, आप वो क्या है ना, इलामा इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप ऐसा कीजिए कि पद आपके पीछे दौड़े, आप पद के पीछे ना दौड़े। ये इस किस्म के आप कार्य कीजिए कि पद आपके पीछे दौड़े। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोक रहा हूँ सर, आदत है, आप कोई नहीं सजा दे सकते। अब जैसे बचपन से जानता हूँ, तो तुम्हारे बचपन से, अपने बचपन से नहीं, तो वो मेरा सौभाग्य है सर। बट जैसे रेरा का है, यहाँ पे टेक्नोक्रेट आना चाहिए या ब्यूरोक्रेट आना चाहिए? ऐसा है, अब देखिए, मैं भारत सरकार में पशुपालन एवं मात्स्यिकी विभाग का मुखिया रहा हूँ, प्रदेश में भी पशुपालन मात्स्यिकी विभाग का मुखिया रहा हूँ। ना मैंने कॉलेज में साइंस पढ़ी, ना वेटरनरी साइंस तो दूर की बात है, मैंने कॉलेज में भी साइंस नहीं पढ़ी। मात्स्यिकी का या फिशरीज़ का, मुझे मात्स्यिकी का भी नहीं मालूम था, फिशरीज़ का एफ भी मालूम नहीं था, सब कुछ है। पर मैं समझता हूँ कि मैंने जब कार्यभार संभाला तो आज मुझे विश्व स्तर पर फिशरी का विशेषज्ञ मानते हैं। हाँ। आज मुझे जो देश की जो सबसे प्रतिष्ठित वेटनरी यूनिवर्सिटी है, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लुधियाना, उसने मुझे पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया। अब डॉक्टर साहब तो मुझे गोष्ठी में तो डॉक्टर तरुण श्रीधर ही बोलते हैं। आपने चुप के नहीं बोला तो अलग बात है। अब देखिए, अब एक तो ये जगह यह है कि भाई एक वेटनरी डॉक्टर को जहाँ बैठना चाहिए वहाँ तरुण श्रीधर क्यों बैठ गया। देखिए, अच्छा शासन क्या होता है कि, और ये जापानीज मैनेजमेंट की भी थ्योरी है, चूज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब ऐसा है, मैं आपके हाथ में माइक है और आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अब अगर ये माइक मैं अपने हाथ में ले लूँ और आपसे प्रश्न करना शुरू कर दूँ तो शायद वो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है ना। अगर मैं बहुत दक्ष हूँ अपने काम में, सब कुछ है, पर मैं समझूँ कि दूसरे के काम में भी उतना ही दक्ष होगा, आपको सही और काबिल व्यक्ति का चुनाव करना है। अब मुझे इस समय रेरा एक्ट मेरे पास नहीं है, रेरा अध्यक्ष के चेयरमैन के लिए यदि आईएएस की पात्रता है, तकनीकी व्यक्ति की पात्रता है या किसी अन्य फील्ड के व्यक्ति की पात्रता है, उन पात्रता के व्यक्ति में से जो आपको सबसे ज़्यादा कुशल लगता है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और काबिल लगता है, अब उसका चुनाव कीजिए। वो आईएएस भी हो सकता है, गैर आईएएस भी हो सकता है। मैं ये मानता हूँ आईएएस ने ठेका नहीं ले रखा, आईएएस ने ठेका नहीं ले रखा कि सारी पद उसी को होंगे, पर एट द सेम टाइम आईएएस से उसका अधिकार भी नहीं आप छीन सकते कि भी आप इस पद पर नहीं बैठ सकते। आईएएस के साथ ही क्यों रहती है सर? सबसे बड़ी बात यह है कि आप 35 साल की नौकरी आप करके गए,
खींचेगा, देखो जो शीर्ष पे बैठा उसी को खींचोगे ना, जो नीचे है उसको क्या खींचोगे आप। तो नीचे वालों का अगर वो उसी तरीके से देखा जाए सर कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन पूरा एक सिस्टम चरमरा जाता है जो पीछे दूसरे उसमें खड़े नहीं होते वो हैं। ये ना, Extension से देखिए दूसरे एक्सटेंशन इसमें अब दो किस्म, एक तो एक्सटेंशन है आपको आदमी की व्यक्ति की काबिलियत पे आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, दूसरा ये है एक्सटेंशन इसलिए ये मेरा आदमी है एक्सटेंशन देनी है, वो कह रहा है भाई मैं बार्गेन करता हूँ, आपने अपने आदमी को एक्सटेंशन दो, मेरे आदमी को भी एक्सटेंशन दो, ये मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, तो जब तक मैं हूँ ये रहेगा, तो मेरी हाँ में हाँ मिलती रहेगी, तो इसको एक्सटेंशन दी जाए। दूसरा ये काबिल इतना है, अगर ये चला गया तो शायद हमारा काम रुक जाएगा। अब ये तो एक्सटेंशन देने वाली की नीयत क्या है ये समझने वाली बात है, देने वाले की नीयत, देने वाले की और लेने वाले की क्या नीयत है। मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरी स्पष्ट मत है, शायद मेरे जो कोलीग रहे हैं या मेरे यंगर कोलीग्स रहे हैं, मैं जूनियर नहीं बोलता, जो मेरे यंगर कोलीग रहे हैं आज भी हैं, शायद यही मेरी बात फर्क का होता है कि बुरा यंगर और जूनियर, हाँ। मैक्सिमम फर्क नजर आता नहीं। देखो ऐसा है ना, ज़्यादा देखिए नहीं ऐसा है कि सिविल सर्विस जो है ये ब्यूरोक्रेसी जैसा आईएएस नहीं है जी। ब्यूरोक्रेसी क्लास 4 से लेकर टॉप तक सब ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा, और हर एक का अपना अपना एक रोल है और हमें उस रोल का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई, आप कह रहे हैं कि इस फाइल पे निर्णय मैं लूँगा और मेरी शक्ति है निर्णय लेने की, पर वो फाइल कोई व्यक्ति आपके पास लेकर आपके टेबल पर सम्मान के साथ रख भी रहा है, उसने भी एक रोल अदा किया है, उसने भी एक रोल अदा किया है। मैं ये समझता हूँ, मैं इसके बाद आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, बड़ा सच्चा किस्सा, बहुत 2-3 किस्से सुनना। मैं ये समझता हूँ कि यदि आपने एक लंबी सम्मानजनक रूप से आपने एक सर्विस की है, नौकरी की है, तो आपको अगर कोई एक्सटेंशन देना भी चाहता है, आपको हाथ जोड़कर विनम्रता से इनकार कर देना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी आईएएस बनकर ही आप यदि अच्छा नहीं कर सकते, समाज का हर व्यक्ति जो है उसमें ये सामर्थ्य है कि समाज में कुछ योगदान दे सके। आप सबको कैसे साथ लेके चलते हैं? बहुत पुरानी बात है, जब अमेरिका वाले तैयारी कर रहे थे कि हमने आदमी को चांद पर भेजना है, अभी पहला आदमी मनुष्य चांद पर नहीं गया था, तो उसकी तैयारी चल रही थी, अपोलो 9 था कि क्या था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति जो है वो वहाँ नासा हेडक्वार्टर पे जहाँ तैयारी चल रही थी देखने गए, तो वहाँ एक जैनिटर बोलते हैं जो सफाई करता है, वो एक मॉप से फर्श को साफ कर रहा था, तो उसने बोला गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। तो उसने कहा गुड मॉर्निंग, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? उसने अपना नाम बताया, कहता आई एम प्रिपेयरिंग टू सेंड द फर्स्ट मैन ऑन द मून। वाह सर। वो सफाई करने वाला भी ये था। तो ये इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी काम में होनी चाहिए, मतलब जैसा राजा वैसा रंग, क्योंकि वो अगर सम्मान आप दूसरों को दोगे तो आप सारी सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी की टीम को साथ लेकर चलेंगे। आज मैं जब करसोग वहाँ गांव जाता हूँ तो मेरा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मेरे साथ था, आज भी सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मैं उसके घर भी जाता हूँ, रात में उसके घर भी ठहरता हूँ, बिल्कुल अपनों की तरह। अभी गया था, एक मेरे साथ पटवारी होता था, उसके बेटे की शादी है, वो बिल्कुल अपनों की तरह। अगर आप इस ढंग से अपनी टीम को रखेंगे, साथ लेके चलेंगे, तो निश्चितता ही कोई उंगली नहीं उठाएगा आईएएस के ऊपर, कोई उंगली नहीं उठाएगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। हमें समझना यह है कि ब्यूरोक्रेसी या शासन मैं अकेला नहीं हूँ, एवरी मेंबर ऑफ द टीम इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली रिस्पेक्टेबल एंड डिजर्व्स इक्वल रिकॉग्निशन। जैसा राजा वैसा रंग कहावत भी कुछ और मोड़ लेगी सोच की वजह से, और जब इस सोच का जिक्र होता है, शायद यही वजह है कि आज तरुण जी जब भी आते हैं तो एक माहौल जो है वो बदल जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। सर इसके बाद में थोड़ा सा पहलू बदल रहा हूँ कि हिमाचल में जो रोज़गार की स्थिति है अभी, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि चूक कहाँ पे हो रही है? एजुकेशन वाले सिस्टम पे हो रही है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं या कुछ ज़्यादा चीज़ें उसमें जा रहे हैं, या फिर फेलियर जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली है, ब्यूरोक्रेटिक है, टेक्नोक्रेटिक है, या फिर दूसरे जो नेताओं का है? दिस इज़ अ कलेक्टिव फेलियर, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। हम अभी तक जो है, देखिए हम इस बात पे गर्व करते थे कि हमारा प्रदेश जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई जो विकास के क्षेत्र हैं उसमें अग्रणीय राज्य है। कहा जाता था कि पहाड़ी राज्यों में प्रगति का प्रतीक हिमाचल प्रदेश। जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी तब उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी गोष्ठी की थी, वो एकेडमिक गोष्ठी नहीं थी, प्रैक्टिकल थी। उसमें कई लोगों को बुलाया था चर्चा के लिए कि उत्तराखंड के लिए डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया जाए कि कैसे।
मैं तब मसूरी नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको IAS अकेडमी बोलते हैं, वहाँ नियुक्त था। मुझे भी उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप हिमाचल से, आप बताइए कि हिमाचल इतना आगे कैसे बढ़ गया और उत्तराखंड हिमाचल से क्या सीख सकता किस है। दौर की बात है सर? ये बात है 2000 के आसपास की, जब उत्तराखंड की आज ये स्थापना। दौर है सर हिमाचल की, कोई ऑफिसर यहाँ का जाए और देखिए, एक दौर कभी नहीं। अच्छा, एक मिनट सर रोकूंगा कि हिमाचल से सीख लेने के लिए कहे कि वहां से ऑफिसर आए हैं, इनसे पूछा जाए, ये दौर भी खत्म हो ये ऐसा नहीं है कि दौर, देखिए दौर, हर दौर खत्म होता है और नया दौर आता है। ये ऐसा सुखद है। अब ऐसा नया दौर पुराने दौर से बेहतर है कि नहीं है, इस पर विमर्श हो सकता है जी। अब ये कहना वही समझ गया मैं आपका इशारा। नहीं, देखो ऐसा है, देखिए अब हर किसी को आदत होती है। बुजुर्ग लोग भी हमारे कहते हैं अरे हमारे ज़माने बड़े अच्छे थे। आजकल तो देखो युवा पीढ़ी जो है गैर जिम्मेदाराना हो गई है। हमारे ज़माने में तो अब महंगाई इतनी हो गई है। हमारे अफसरों को भी कहने की आता, देखो जी प्रशासन का स्तर ही गिरता जा रहा है, पहले बहुत अच्छा होता था। मैं इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ। हर दौर की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, उसकी अपनी रियलिटी होती है। उस आधार पे जिससे आज जो, अब मैं यहाँ SDM रहा, अब आज जो SDM यहाँ पर होगा वो किस किस्म की चुनौतियां उसके सामने है, क्या है, वो उस हिसाब से कर रहा है। मेरे समय में अपनी थी। आज वाले जो है वो कहते हैं अरे जी आपका दौर तो बड़ा आसान था, उसमें ये ऐसी इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, इतना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हम अपने पुराने वालों के बारे में कहते होंगे। तो इस सोच से हमें एक तो अलग रहना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हम अग्रणीय राज्यों में थे। हमारा पड़ोसी पंजाब पर कई दशकों तक पर कैपिटा इनकम प्रॉस्पेरिटी में टॉप पे रहा। एक सोच कहना ये होगा कि हम पिछड़ गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि शायद दूसरे हमसे ज़्यादा आगे निकल गए हैं। वो एक विश्व आर्थिकी में, अर्थव्यवस्था में बोलते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड। नॉर्थ बोलते हैं रिच कंट्रीज़ को, साउथ। अब हमारे उल्टा हो गया है। हमारे देश में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड बन रहा है। जो साउथ के जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, विकास के हर पहलू में उत्तरी राज्यों से कहीं तेज़ी से आगे निकल रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उनसे जो है इस विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, सिर्फ विकास ही नहीं, जो हमने पहले बात की, एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम उसको आजकल फैशन के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका मतलब समझे बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चिरस्थायी विकास। सड़क बने, फिर वो सड़क कायम रहे, बनी रहे। जैसे कालका शिमला रेल लाइन की सुरंगें कायम है, जैसे उस ज़माने की बनाई सुरंगें कायम है। हमने विकास की दौड़ में जो सस्टेनेबल वर्ड को तो हम हर गोष्ठी में, हर दस्तावेज में डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल ज़रूर लगाते हैं, पर करते सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, माइनिंग की आवश्यकता होगी यदि आपने निर्माण कार्य करने हैं, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, आपको खनन करना पड़ेगा। दुनिया भर में खनन होता है, पर कहीं दुनिया भर में ऐसा खनन नहीं होता कि छलनी कर दिया जाए और उसके बाद उस खनन की वजह से तहस नहस हो जाए। दुनिया जहान में सड़कें बनती हैं। हमसे ज़्यादा विकट पहाड़ भी हैं जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, आज भी सड़कें कायम हैं। वहाँ कभी ऐसे लैंडस्लाइड होकर सड़कें नहीं होती। टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, पर ज़मीर अगर साथ होगा, ईमानदारी से काम करेंगे। ज़मीर का ही खनन हो गया सर अब तो। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास दिमाग तो बहुत तेज़ है, कहीं हम दिल से नहीं सोच रहे। सिर्फ दिमाग से ही सोचना ज़रूरी नहीं है। जब दिमाग से सोचे तो साथ के साथ दिल से भी महसूस करें। जो दिल है हमारा, वो हमारे खुद के लिए धड़क रहा है, लोगों के लिए नहीं धड़क रहा। ये कमी हो गई है। हम अब सड़क बना रहे हैं, कोई निर्माण कर रहे हैं, हम बिल्कुल परवाह नहीं करते कि उसका मलबा कहाँ फेंकेंगे। अरे भाई, जहाँ अगर सड़क बनाने के लिए आपको स्थान मिला तो मलबे के लिए भी सड़क। जब आप पहाड़ काट रहे हैं तो खनन तो अपने आप ही हो रहा है। वाई कांट वी यूज़ द सेम खनन मटेरियल फॉर द रोड, बट हम उसको यूज़ करते हैं तो खनन का परमिट अलग लेते हैं, उसके लिए हम अलग से फिर पैसे बनाते हैं। जब हमारी सोच में और हमारी जो है सत्यनिष्ठा में थोड़ी खोट हो जाएगी ना, तो ये दिक्कतें और समस्याएं आएंगी। प्लस अगर नहीं भी है तो हमें डेवलपमेंट का मॉडल वो चुनना चाहिए जो हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित रखे। हमारी सबसे बड़ी धरोहर क्या है? हिमाचल प्रदेश की अगर एक सबसे बड़ी धरोहर बोला जाए वो हिमालय है। सबसे बड़ी चीज़, अगर हमारे पास आज हिमालय ना हो, हम कुछ नहीं है। तो हमें हमारा हर डेवलपमेंट मॉडल जो है उसका फोकस, केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस हिमालय को हमने सिर्फ संरक्षित ही न रखना, इसको सहेजना है। और हम इसी के विपरीत जा रहे हैं।
बिल्कुल। हम जो भी कर रहे हैं वी आर हॉस्टाइल टू आवर ओन माउंटेन्स एंड आवर नेचर। तो ये सोच जो है इसमें हमें परिवर्तन करना होगा। हमारे तो नाम के भी हिम जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उत्तर ही जुड़ा हुआ है। हमारे तो नाम के साथ भी इस अस्तित्व को, इस पहचान को हमने जो है बड़ा वी हैव टू प्रोटेक्ट इट वेरी वेरी सीरियसली। भाई जी एक थोड़ा सा अलग हो रहा मसले से, एक दौर हुआ करता था, आप भी दिल्ली में उन दिनों अपॉइंटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हिमाचल के जब ये लीडर्स जाया करते थे तो जो अपने कैडर के लोग होते थे उनसे मिला करते थे, उनसे मदद लिया करते थे। आज की डेट में ये कल्चर है सर? ये पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, 7 साल 7.5 साल की। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए भारत सरकार जैसे काम करती है ना, मैं काफ़ी भारत सरकार में रहा हूँ, काफ़ी प्रदेश से भी जाता रहा हूँ। देखिए वहाँ भारत सरकार में एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी भी मंत्रालय में जो उनके अपने प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स होती हैं, एक छोटी सी कमेटी होती है जिसमें उस विभाग का सचिव जो अध्यक्षता करता है, प्रदेश से अधिकारी आते हैं और वो अपनी स्कीम्स वहाँ प्रेजेंट करते हैं। और जब प्रेजेंट करते हैं उसके बाद वो कमेटी डिसाइड करती है कि स्कीम को अप्रूव किया जाए या ना किया जाए, संशोधित रूप में अप्रूव किया जाए या वैसे ही कर दिया जाए। मान लो 100 करोड़ की है, 100 के 100 करोड़ किया जाए या 50 किया जाए, 60 किया जाए, मतलब ऐसे होता है। बहुत फ़र्क पड़ता है यदि प्रदेश से उच्च अधिकारी वहाँ जाकर प्रेजेंट करे। भारत सरकार का सचिव या संयुक्त सचिव स्तर पर भी 50-100 करोड़ तो वैसे ही सैंक्शन हो जाता है। यदि प्रदेश का विभाग का सचिव जाके प्रेजेंट करे तो लगभग 100% मान लीजिए कि स्कीम सैंक्शन हो जाएगी। अब दिक्कत क्या होती है कि आप कहीं आपकी यहाँ व्यस्तता होगी या आप कोई और कारण होगा या आपके पास कई विभाग हैं, तो इस चीज़ के लिए आप जो है वहाँ पर किसी जूनियर अफसर को भेज देते हैं। पहले तो वहाँ बैठे जॉइंट सेक्रेटरी की जो ईगो है वो हर्ट हो जाती है, उसका अहम होता है कि भी मैं मीटिंग रखी है, वो कोई आया नहीं। ये अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो ये रोग लगा है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। ऐसा ही एक बार मैं जब सचिव था तो स्कीम्स कर रहे थे, तो 6 या 7 राज्यों की स्कीम्स थी, उनके सचिव प्रेजेंट कर रहे थे, किसी को 250 करोड़ कर रहे थे, किसी को 150 करोड़ कर रहे थे। तो हिमाचल की बारी आई, मेरे अपने स्टेट की बारी आई, तो विभाग से कोई असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो मैंने कहा आप प्रोजेक्ट कीजिए। कहता जनाब आपको तो मालूम ही है सारा, मैं क्या प्रोजेक्ट करूं, चलिए ये तो मेरे अपना स्टेट था, मैंने फिर कर दी। कोई दूसरा सचिव होता उसने कमरे में। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि भी हम हाउ टू प्रायोरिटाइज। भी कई बार क्या है कि हम स्पष्ट कह देते हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा है, आपके ज़िले में मुख्यमंत्री का दौरा है 4 दिन, पर उसी दिन जो है भारत सरकार की एक बड़ी टीम आ रही है जिससे कि प्रदेश को फ़ायदा हो रहा है। आपको चाहिए मुख्यमंत्री को बोले कि सॉरी सर आपके दौरे पे मैं नहीं आऊँगा, मुझे प्रदेश के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आपदा आई, सेंटर की टीम आ रही है। अब सेंटर की टीम आ रही तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट एक स्तर पर आवश्यक है कि प्रदेश सरकार का उच्च अधिकारी उनको रिसीव करे और एक प्रेजेंट करे, ताकि वो वैसे ही आदमी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत पहले ये बात है 2009 या 10 की, महाराष्ट्र में बहुत सूखा पड़ा था। तो केंद्र की एक टीम बनाई गई कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का जायज़ा लो और अपनी रिपोर्ट दो, कितनी सहायता देनी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोई 30-40 हज़ार करोड़ का मेमोरेंडम दिया था। मैं उस टीम का अध्यक्ष था, मैं उस टीम का लीडर था। तो हम 7 या 8 लोगों की टीम थी। एक हफ्ता महाराष्ट्र में बाढ़ नहीं, सूखे की स्थिति का जायजा लेने। ये अलग बात है कि जब जायजा लेने गए तो भयंकर बारिश हो रही थी, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। थ्रू आउट मेरे साथ जो है किसी ना किसी विभाग का सचिव या विभाग का अध्यक्ष 7 दिन तक हमारी टीम के साथ रहा। टीम के भी हमने टीम के ना उपदल बना दिए थे, 2 लोग वहाँ जाएँ, 3 लोग वहाँ जाएँ, मेरे साथ रहा। और जब हमारा बॉम्बे में कंक्लूड हुआ तो पूरे कैबिनेट ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन की। हमारी टीम को बुलाया, मुझे तत्कालीन अशोक चौहान थे शायद मुख्यमंत्री, उनके साथ बिठाया और फिर वहाँ प्रेजेंटेशन की। और पूरे कैबिनेट ने पहले रेजोल्यूशन पास किया कि टीम का आभार, आपने बड़े ध्यान से देखा, ये देखा। फिर मंत्रिमंडल टीम से अनुरोध करता है कि इस स्थिति से करने के लिए सिफारिश की जाए। तो आदमी तो उस समय फिर सिफारिश करेगा इतना आपको उसने इस प्रायोरिटाइज किया कि इस समय हमारे सामने ये सबसे विकट समस्या है। तो कई बार ये हम प्राथमिकताओं को जो है ना वो मानवीय उस आधार पे भी, और तभी ये जो आपने पहले कहा ना, आज के दौर में, मैं आज के दौर में देखता हूँ कि आज के दौर में सडनली प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम अपने ज़माने में कहते थे कि हमारे सब काम जो है बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट है, बहुत काम करने का मौका मिलता है, पर कई बार जो है ना कुछ वो कहते हैं ना इरिटेंट्स,
हाँ। जो आपको इरिटेंट, प्रोटोकॉल एक इरिटेंट है। अच्छा वाला आप काम कर रहे हो, एक कोई किसी वीआईपी का दौरा है, आपके 3 या 4 घंटे जो आप अच्छा कुछ कर सकते थे बर्बाद हो गए सिर्फ गाड़ी ऊपर नीचे दौड़ाने में। आजकल हम इन चीज़ों में बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। तो जब प्रोटोकॉल में इतना टाइम निकल जाएगा तो आम जनता के लिए तो ऑब्वियसली वो आम जनता के समय से नेगा। जहाँ प्रोटोकॉल चाहिए वहाँ ज़रूरी है। जैसे दिल्ली में मीटिंग है, चाहे आपका जूनियर वहाँ प्रेजेंट कर दे, पर अगर आप भी चले गए साथ क्या चला तो थोड़ा सा ये इन चीज़ों का बहुत। और मैं समझता हूँ कि यदि हम ये एक रिवाज बना लें कि भी दिल्ली में जो बैठक है उसमें एक सीनियर अफसर ज़रूर जाएगा, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक प्रदेश को जो है केंद्र सरकार से भी कुछ ना कुछ धन जो है राशि सीखने की आदत पड़ गई है कि हर चीज़ के लिए हम कटोरा लेके पहुँच जाते हैं। बीजेपी की सरकार हो तब, कांग्रेस की सरकार हो तब। ये कटोरा जो कल्चर है सर, यहाँ पे नालायकी किसकी है? एक चीज़ तो सामने आ गई कि जो एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और फिर एक दूसरे को ये करते, इन दोनों की चक्की में पिसते हम लोग हैं सर। अब ये नालायकी मैं कह रहा हूँ, ये सामूहिक नालायकी है। हमने वो वही बना लिया कि वो केंद्र कहता है कि प्रदेश ये नहीं कर रहा, हम कहते हैं केंद्र मदद नहीं कर रहा। भाई अल्टीमेटली हमें कुछ तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा ना। हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। सरकार में देखिए हमारी हमेशा सोच ये रही है, अब समझता हूँ शायद सोच में परिवर्तन हो रहा है। जब हम नौकरी में हमेशा सोच ये रही थी, जब रिव्यू मीटिंग होती थी भी आपके पास, आपको 200 करोड़ का बजट कितना खर्च किया, वो खर्च कितना किया यही पूछते थे। आपने उस 200 करोड़ का उपयोग कैसे किया, सार्थक रूप में किया नहीं किया, उसके बारे में नहीं पूछते थे। या आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे क्या किया। मुझे याद है कि मेरे पास कुछ समय वित्त सचिव और ये आबकारी सचिव का चार्ज रहा था। मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई हर रोज़ जो है मुझे याद है RS नेगी थे, कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन। मैंने कहा था नेगी जी रोज़ सुबह जो है ना 15 मिनट के लिए, चाहे टेलीफोन पे ही हो, हम ये बात कर लिया करें कि कल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और हम कल इतना हुआ तो चलो नेक्स्ट डे हमसे 5% और कर सकते हैं, 10% और कर 10%। मैंने देखा कि हर रोज़ 40, 50, 60 करोड़ का फ़र्क वैसे ही पड़ जाता था। देखिए अगर आप एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कोर्स इन अ फेयर मैनर, ये नहीं कि भी आप फीस बढ़ा दो, ये कर दो, वो अलग बात है। जो आपके वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान नियमावली के अनुसार जो आपके पास रेवेन्यू आना चाहिए, यदि आप उसी की रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तो आपका 25-30% इजाफा तो वैसे ही हो जाएगा। एक मैनेजमेंट में सिंपल वेरी वेरी एलिमेंट्री प्रिंसिपल है, व्हाट इज मॉनिटर्ड गेट्स डन। अब जिस चीज़ की समीक्षा करेंगे वो होगी, पर अब हम समीक्षा यही करेंगे कि तब मेरा जो ट्रांसफ़र का नोट था वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, मेरा वो फलाना अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ, वो हो जाता है। फिर ट्रांसफ़र के पीछे पड़े रहोगे, बहुत ही रहेगी। पर अगर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के पीछे पड़ेंगे तो वो भी अवश्य होगी। हम जब, और दूसरा ये है ना कि व्हेन आई से कि कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट, जब हम एक निजी जो स्वार्थ है या निजी इंटरेस्ट है उसको सार्वजनिक हित से ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। बिल्कुल, ये तो पास्ट और प्रेजेंट की बात हो गई सर। फ्यूचर ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में चलता है। बुरा मत मानिएगा, आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैं बिल्कुल उस दूसरे स्तर का आदमी हूँ, लेकिन यही चक्की तो पीस रही है सर हमें कि इनको पता है कि एक जाएगा दूसरा आएगा। मतलब 5-5 साल की टर्म, जिंदगियों की टर्म खराब कर दी सर। यहाँ पर तो समस्या ये है, तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि अब यूथ तो अपने उस पर आ गया, क्योंकि इन दोनों ने अपने रंग दिखाए हैं, बीजेपी ने भी दिखाए, कांग्रेस ने भी दिखाया। देखो ऐसा है ना, प्रजातंत्र में लोगों के सामने जो विकल्प होगा वो उसी को चुनेंगे। आज लोगों के सामने केवल 2 ही विकल्प हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरा विकल्प नहीं है। ना ही कोई होराइजन पे या कहीं आसपास तीसरा विकल्प उभरता नजर आता है। और जहाँ तीसरा विकल्प उभरा था, दिल्ली में उभरा था, पंजाब में उभरा था, कुछ और सर उभरा था, मैं समझता हूँ आज की तिथि में शायद उससे भी उतनी ही निराशा लोगों को है जितनी की बिल्कुल है इनसे थी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि तीसरा विकल्प राजनीतिक शक्ति के रूप में ही उभरे। हमें इस प्रदेश में विकल्प क्या चाहिए? प्रदेश में एक विकल्प ऐसा चाहिए कि ऐसे हमारे सामूहिक संस्थान हों जो कि जनहित की नीतियों को प्रभावित कर सकें, जो कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक हैं, उनकी सोच को प्रभावित कर सके सार्थक रूप से। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। उससे तो डरते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि ये एक समूह या संगठन ऐसा हो जिसमें कि हर विचारधारा के लोग हों,
चाहे वो बीजेपी की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, केवल विचारधारा एक ही हो कि हम अपनी सोच समझ के मुताबिक ईमानदारी से प्रदेश के हित में क्या सुझाव दे सकते हैं, और जो अच्छे सुझाव हैं किस किस्म का प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर या राजनीतिक दलों पे। कितना अच्छा होता यदि हम इस बारे में चर्चा ना करते कि कौन अध्यक्ष होगा, इस बारे में चर्चा करते कि भाजपा या कांग्रेस अध्यक्ष जो मर्जी बने उनको किस प्रकार की नीतियां इस प्रदेश के लिए कार्यान्वित करनी चाहिए। उस पर चर्चा नहीं हम करते, हम चर्चा ये करते हैं फलाना बनेगा कि फलाना बनेगा, उस जाति का बनेगा, इस जाति का बनेगा, क्षेत्रीय संतुलन होगा कि नहीं होगा। अब ये मुद्दे जो है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से निरर्थक मुद्दे हैं। वहाँ पर ये है कि सही बात है। वैसे वो ना चंडाल चौकड़ी में गपशप लगाने के लिए बहुत अच्छे। जी, आपको याद होगा कि हमने कुछ साल पहले 2-3 साल पहले एक प्रयास किया था, मैं आपको भी पत्र लिखा था, मैंने ही लिखा था। उसमें यही था कि irrespective of background, irrespective of region, and irrespective of your political leanings, we can at least come together for certain critical elements of the how to preserve the environment. इस बारे में तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कांग्रेस की विचारधारा है कि ऐसे करो या वो करो, कुछ तो मुद्दे हैं जो सामूहिक और जो सभी के हित में हैं, उनके लिए तो कुछ ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तीसरा विकल्प राजनीतिक दल के रूप में उभर सकता है, अच्छी बात है वो भी। प्रजातंत्र में देखिए, जैसे वो अमेरिका, मैं कहता हूँ कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि अमेरिका का जो डेमोक्रेसी का मॉडल है बड़ा फ्लॉड है। यहाँ आपको डेमोक्रेट चुनोगे या रिपब्लिक चुनोगे, अर्थव्यवस्था यहाँ कोक पियोगे या पेप्सी पियोगे, तीसरी चीज़ नहीं है। हमारे प्रजातंत्र में फिर ये है कि हमारे पास कई राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी कई फॉर्मेशंस हैं चूज करने के लिए। इवन कोलिशन पॉलिटिक्स इज नॉट बैड, डिफरेंट आ रहे हैं, पर दिक्कत ये हो जाती है हर चीज़ जो है ना वो एक अपने किसी विशेष समूह को, अपने किसी विशेष एजेंडे को ही फॉलो कर रहा है। वी आर नॉट एबल टू समहाउ कम ऑन द कॉमन ग्राउंड विच वुड बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। विच वुड बी किसी की, देखिए कोई नहीं कहेगा कि सड़क नहीं बननी चाहिए, हर कोई कहेगा सड़क बननी चाहिए। कोई नहीं कहेगा कि सड़क ऐसे बने कि पहाड़ ना गिरे, कोई नहीं कहेगा कि सड़क ऐसे बने कि लैंडस्लाइड ना हो, कोई नहीं कहेगा कि भी टूरिज्म ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो। तो इन चीज़ों पे हम अगर इकट्ठे, राजनीतिक दल ना हो पर कुछ बौद्धिक लोग इकट्ठे होकर इस किस्म की चीज़ और राजनीतिक दलों पे प्रेशर तो करते हैं कि भी आप दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एजेंडा ऑफ गवर्नेंस। बिल्कुल, टूरिज्म जोड़ा आपने यहाँ पे। आजकल टूरिज्म की आप एमडी भी रहे हैं जब यहाँ पे थे हिमाचल सर्विसेज में, तो सर अब इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको ONM के तहत बेचने की तैयारी हो गई है, और साथ में इसी सरकार ने आपसे रिक्वेस्ट करी थी और आपने ना उनसे पैसा लिया था ना आपने किसी तरह की कोई सुविधा ली थी। आपने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी थी कि टूरिज्म को जो सीधी करनी है इसकी कमर, तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिए। हाँ, वो रिपोर्ट मैंने दे दी थी। उसके बाद देखिए ऐसा है कि मुझे एक जिम्मेवारी दी थी, मैंने अपने विवेक के अनुसार वो जिम्मेदारी निभा दी। मुझे 6 महीने का समय दिया था, मैंने 1 महीने में रिपोर्ट बनाकर दे दी थी। मैंने अपना धर्म निभा दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा हमने कहा O&M में बेचने की तैयारी है, 2 अलग चीज़ें हैं। बेचना अलग है, O&M इज कॉन्ट्रैक्ट अलग। देखिए जितने भी बड़ी चेन्स है ना कई जगह, O&M इज अ लेजिटिमेट मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे ये ताज होटल देख लीजिए, कुछ लीजिए, बनाता कोई और है, चलाता कोई और है। तो ये अब ये किस मॉडल पर जाना चाहते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है कि ये O&M जो है किस ढंग से प्रॉपर्टीज चुनी गई है, O&M का मॉडल क्या होगा, उसमें उदाहरण देता हूँ सर। अब जैसे नूपुर होटल है, वो प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, इन्होंने किसी को दिया, वो पार्टी निकल गई और खुद डिपार्टमेंट ने FIR करने के लिए कागजात तैयार किए। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि उस बंदे का नोटिस सर्व करने के लिए उसका पता ही नहीं मिल रहा है। दूसरा ट्यूलिप गार्डन सर धर्मशाला में करोड़ों रुपए उसमें फूंके सर, उसका कुछ नहीं। ऊपर कन्वेंशन हॉल बना, उसका कुछ नहीं। तो फिर अब नूपुर में तो इसलिए छूट गई कि वहाँ पर इफेक्टिव लोग बैठे हैं कि वहाँ से बंद होगी तो डायरेक्टर साहब वहाँ से हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ओवरऑल नुकसान तो आम आदमी का सर, जो यूनिट्स काम कर रही हैं। आपने तो मैंने देखा आपको इस सिलसिले में कि आप एक खलासी से लेके कुक से लेके टॉप एंड तक बात करते थे। अब ये क्यों कम्युनिकेशन गैप बना इनका?
अब ये देखिए, अब कम्युनिकेशन गैप क्यों बना है तो मैं कह पा रहा, नूरपुर का या ट्यूलिप गार्डन का क्या मैं नहीं, मुझे जी। स्पेसिफिक जानकारी इनकी नहीं है। जी। जनरल बात ये है कि देखो हमारे सिस्टम में ना देयर इज अ सिस्टम ऑफ इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ स्पॉइल सिस्टम। अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है वो सीधी है कि भाई मेरी पार्टी आई पावर में, मैं प्रेसिडेंट बना, अब मैं अपने आदमियों को यहाँ लाऊंगा, वही होंगे। हमारे में का नहीं, हम कानूनन चलेंगे, पर कानूनन चलते हैं इस ढंग से कि कानून को इस ढंग से मोड़ा जाए कि मैं, तो मेरा तजुर्बा ये रहा है कि सरकार ने जहाँ कोई प्रॉपर्टी बनाई फिर किराए पे दी, कुछ समय बाद वो किराया आना बंद हुआ ही हुआ, और चलते 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 बढ़ गया। फिर आया कि नहीं यार, ये इस आदमी की मदद करो, कुछ ये ऐसा नहीं ये चला है या ये नहीं चला, तो ये अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट बेन ऑफ आवर सिस्टम है। और ये तो आपने दो दिए, तो चारों तरफ इस किस्म के उदाहरण जो है ये फैले रहे होंगे। चाहे मैं मेरे ज़माने की बात, अब मैं भी मुझे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मंडी में इतनी बढ़िया, सब उस समय की सबसे मॉडर्न मार्केट ऑफ हिमाचल प्रदेश संकन गार्डन में जो बनी थी, जो नीचे जो जौहर मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकन गार्डन मंडी में जो चौहाटा में, बिल्कुल 150-200 दुकानें बनी थी, मॉडर्न मार्केट थी। पंडित सुखराम तब केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने वहाँ से केंद्र से हमारे को पैसा दिया था। अब उस समय दुकानें जो ऊपर सड़क पे जो पुरानी खोखे और वो दुकानें बना के बैठे थे, फिर उनको हटा के वहाँ किया गया ताकि सड़क वगैरह साफ हो जाए। मैं समझता हूँ कुछ देर के बाद सभी ने किराया देना बंद कर दिया। देखिए होता क्या ना सिस्टम में, पहले एक ने बंद किया, उसकी देखे दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, हम फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब 100% ऑफ पीपल बिकम लॉ ब्रेकर्स। बिल्कुल। तो फिर उसमें तो शासन भी फिर विवश हो जाता है ना, कि अगर मान लीजिए शहर के सभी लोगों ने ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया तो आपका लॉ ही ब्रेक डाउन हो गया। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग एट मैनी प्लेसेस। तो हम शासन तो उस पर कार्रवाई नहीं कर पाया, पर कुदरत ने कर दी। ये चीज़ हम नहीं समझ पाते। कुदरत अपना जस्टिस कर लेती है, और जो हमारे सो कॉल्ड ये तो सभी मानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी सब है कि उसका न्याय जो है ना वो सर्वोपरि है, उसके आगे नहीं कोई। चलो सर, लास्ट में मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे हिमाचल को इंक्लूडिंग यूथ जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उनको क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि आपके मैसेज में वजन होगा। देखिए आजकल मैं बहुत यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं काफ़ी समय अपना गांव में लगाता हूँ, और ख़ास तौर पे बच्चे और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे मिल जाते। सबसे पहला मैसेज तो है कि सरकार पे निर्भरता छोड़ दो। वाह सर। ये कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, अभी मैं कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है, हमने 2 महीने क्या, एक 1.5 महीना हुआ होगा शायद, गाँव में छोटा सा एक हवन किया था घर पे। तो आए थे, तो एक बच्चे घूम रहे थे, तो एक यंग लड़की थी, तो वैसे ही उसको वैसे बोला, बेटे आप चाय सर्व कर दो, सबको ये कर दो। फिर मैं कहा क्या करते हो, आपको देखा नहीं कभी यहाँ। मैं IIT रोपड़ से PhD कर रही हूँ केमिस्ट्री में, वो रिमोट गाँव में। पीछे आपने वो अभी हम बात कर रहे थे कामधेनु की, कामधेनु का एक फंक्शन था, मैं बैठा था, मेरा छोटा बेटा भी जो बैंगर होता है साथ था, वो देखा किसी से बातचीत कर रहा है वहाँ। मैंने कहा शायद इसको कुछ जान पहचान वाला मिल गया हो। तो फिर आया कि पापा ये यहाँ गाँव से हैं, ये बॉम्बे में किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, इन्होंने इतनी अच्छी ऐप्स और ये सब तैयार किए हैं। तो मैंने कहा अब बेटे क्या करते हो, कहते जी मेरे दादाजी आपको जानते हैं, वो प्राइमरी स्कूल टीचर थे यहाँ पे। सो ऐसे बच्चे बहुत हैं, इनको आइडेंटिफाई कर, लेट देम बी द रोल मॉडल्स, लेट देम बी द रोल मॉडल्स। हमने ना अपने बच्चों को हम ये क्लर्की से ऊपर, पटवारी की नौकरी है, इससे ऊपर उभारे। देखिए नंबर 1 हमारे यहाँ के बच्चे बहुत सुंदर हैं, वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी इंटेलिजेंट, और सबसे बड़ी अच्छा है वेरी वेल मैनर्ड। आप गांव की सड़क पे जाओ, हर बच्चा आपको नमस्ते करेगा, बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ है, हिमाचल के किसी कोने में किसी भी गांव में चले जाओ, वो आपको जानता नहीं जाता, आपको नमस्ते विश जरूर करेगा, रुक के आपको बात करेगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा। इसको this is what we have to nurture, and this is what those children have to also be made to understand. एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें जो है, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हो गई है, कभी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान दें। हम हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड शुड नॉट बी हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड।
It should be education board. गजब sir. What is education policy? What kind of academics? दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस्म की एजुकेशन की दुनिया में डिमांड है। आज जो हमारा डिग्री होल्डर एजुकेशन करके जा रहा है, उसको जो मल्टीनेशनल कहते हैं, हमें री एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एजुकेशन ने उसको इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं किया। हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैं तो कहता हूँ कि स्टेट शुड इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग गुड स्टूडेंट्स एंड टेकिंग की उसका आगे तक का एमए PhD IIT है, वो तब सारा खर्चा स्टेट वहन करेगी। दिस विल इनकरेज आवर चिल्ड्रन। अपने खर्चे से चलाए नहीं जा रहे सर, आपका विजन इतना रिफाइंड है। अपने खर्चे तो देखो, अपने खर्चे तो मैं समझता हूँ परिवार में जब बच्चे की एजुकेशन देनी होती, स्कूल यूनिफॉर्म, अपना खर्चा कम करते हो ना, पेट काटा जाता है, अपना खर्चा कम करते हो। तो वही जो है शासन जो है, दे आर द गार्डियंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो अगर खर्चा तो अपना खर्चा कम करके उनका खर्चा बढ़ाओ ना। ये तो दिस इज व्हाट, ये सोच जो है ये बहुत होनी चाहिए। और यूथ का तो मैं यही करूँगा, देखिए अब हम क्या है ना कि लेट अस स्टॉप लुकिंग एट अदर्स। आप भी कि उसने ये ठीक नहीं किया, उसने ये ठीक नहीं किया। मैं जो है, इट इज़ माई फ्यूचर, माई लाइफ एंड माई स्टेट्स लाइफ। मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, ये सोच लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। अब आपने जो बोलना वो बोलो, इसके बाद मैं बोलूँगा, आप मेरे को रोकेंगे नहीं। जी, अब आप बोलिए। बोलूँगा? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ, रोकना नहीं, अगर रोकने का होगा तो मैं रोकना अधिकार है मेरा। नहीं, बट बड़े भाई होने के नाते तो आपका हर हक है सर, लेकिन बीइंग ए हिमाचली मेरा भी कुछ हक है, वो आप नहीं छीन सकते। अब मैंने पहले ही भाई साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लोजर की तरफ जा रहा हूँ, और इस रोकने की वजह यही है कि कोई हमारा जिस तरह से इन्होंने बात करी विज़न की, इन्होंने बात करी HP स्कूल जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वहाँ के सिस्टम की, तमाम चीज़ों की, तो क्या हमें ऐसे जिस तरह के जो गाइड होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं है? क्या आप लोगों को यही आदत रहेगी कि जो सो कॉल्ड एक ईस्वी में चले हुए हैं बीजेपी कांग्रेस तरह के नेताओं की ज़रूरत है वही रहेगी, या हमें जो मौजूदा दौर में अभी चल रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक विजनरी जो लीडरशिप है उसकी ज़रूरत नहीं है? बहुत सारे सवाल भाई साहब ने यहाँ पे छोड़ दिए हैं और हम लोगों की झोली में है। आप ज़रूर सोचिएगा और यहाँ पर राय मत दीजिएगा। ये हमारे पुराने नौकरशाह भी हैं और कहें कि नौकर शब्द जिस तरह से आता है। आखिरी शब्द मैं ही कहूँगा, देखिए ऐसा है, जहाँ तक प्रदेश को लीडरशिप देने का सवाल है, वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि लीडरशिप प्रदेश की यूथ के हाथ में ही होनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। प्रदेश की लीडरशिप यूथ के हाथ में ही होनी चाहिए, बिकॉज उन्हीं की सोच जो है बहुत दूरगामी हो सकती है। देखिए दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसे मैंने पहले कहा, आप थोड़ा सा साउथ के स्टेट्स में चले जाइए, वहाँ लोगों से बात कीजिए, उनकी सोच ही बहुत अलग है। बिल्कुल। तो ये दूरगामी सोच उनकी है। हमारे जैसे जो है, अगर हमारे अनुभव से कुछ लाभ हो सकता है यूथ को हो सकता है तो उसका स्वागत है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर प्रोडक्ट की इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बेस्ट बिफोर डेट होती है। हमारी वो बेस्ट बिफोर डेट जो है ना वो निकल चुकी है। नहीं सर, वो एक मैं वैसे बोलूं कि आप तो बट यूथ हैव टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज देयर फ्यूचर इज एट स्टेक। बिल्कुल, देयर फ्यूचर इज एट स्टेक, नॉट योर्स एंड माइन। बिल्कुल। हमने तो जिंदगी में जो बनना था बनाना था कर लिया। आज जितना प्रयास हो सकता है, जो छोटा मोटा हो सकता है कर सकते हैं, पर यूथ को जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर के बेसिकली हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन, हाउ टू इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस इन आवर यूथ। कि हमारा यूथ, मैं एक बार बहुत पहले लिखा भी था, एक मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि तत्कालीन जो है ना स्वास्थ्य मंत्री का था कि जो डॉक्टर बाहर MD या MS करने जा रहे हैं उनको पहले बॉन्ड का सारा पैसा भरना पड़ेगा तभी जाने देंगे। मैंने कहा ये तो उल्टा होना चाहिए कि हमें ये कहना चाहिए कि जो हमारे डॉक्टर जो है बाहर सुपर स्पेशलिटी के लिए MS MD करने के लिए जाना चाहते हैं, प्रदेश सरकार उनको इनकरेज करके भेजेगी। पर यह है कि भी हमारे डॉक्टर फिर वहाँ पर हम ये गर्व से कहेंगे यार, हमारे हिमाचल के डॉक्टर अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, उन देशों में जाके हिमाचल के डॉक्टर जो है ना वो इलाज कर रहे हैं। हमारे हिमाचल के डॉक्टर्स की मांग है वहाँ पे। ये हमें विजन इस तरफ सोचना चाहिए। बहुत पहले जब ईरान में शाह ऑफ ईरान का राज था, वहाँ कुछ बहुत बीमारियाँ वगैरह फैली थी, डॉक्टर की बहुत कमी थी। हिमाचल से बहुत डॉक्टर गए थे, 3-3, 4-4 साल ईरान में सेवा करके आए। मेरे अपने सगे मौसा थे जो एडिशनल डायरेक्टर रिटायर हुए। हमें तो इस ढंग से करना चाहिए कि हमारे बच्चे चारों तरफ फैले,
चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, बंगाल हो, यहाँ किसी कंपनी ने, किसी बड़े अदारे ने कोई लोग रखने, बोले यार अगर हिमाचल का मिल जाए मेरे को पढ़ा लिखा, वो सबसे उपयुक्त होगा। दिस इज द काइंड ऑफ, और ये बच्चों को सोचना है, घर से बाहर निकलना है, सोचना तो पड़ेगा बॉस आप सबको। यूथ की बात कर दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लास्ट में एक बार फिर मैंने काउंटर करूंगा कि इन्होंने कहा कि हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन मौजूदा दौर में कलयुग के लिए बेस्ट बिफोर भी मान ली, बट जो ओल्ड वाइन होती है ना सर, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो जितनी पुरानी उतना ही उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये उतनी ही बढ़िया है। ये कहावत बहुत सत्यार्थ नहीं होती, उल्ली भी लग जाती है कई बार ना उसमें। चलो सर, आपके साथ मेरी इतनी कुव्वत ही नहीं है कि मैं इन चीज़ों को ये करूं, लेकिन बीइंग ए कॉमन मैन ये मैं कह सकता हूं कि ज़रूरत है और आगे बढ़िए, छोड़िए इन सब कुछ। इस शरेआम इस चीज़ से बोल रहा हूं, और ज़रूर साहब को बताइएगा। साहब गलत बोल रहे हैं, ये भाई नाम से मशहूर हैं कि तरुण भाई हैं आज की डेट में भी, तो तरुणाई की ज़रूरत तो हम लोगों को है, और इन्हें ज़रूर यहाँ पर बताइएगा कि इनको प्रदेश संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए, क्योंकि ये गाइड रहे हैं, मेंटर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।